आखिर क्यों मंगलवार को नाखून नहीं काट सकते? इसका जवाब आज इस वीडियो में मारुति नहीं मार्क्सिस्ट देने वाले हैं। और आप इस वीडियो के बाद औरों को भी मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी पढ़ाओगे, मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आप इस काबिल बन जाओगे। तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक नाम लिख रहा हूँ, जियोर्गी लुकाक्स। अब ये कौन है? तो लास्ट वीडियो में हमने मार्क्सिज्म के बारे में पढ़ा था, उसके आइडियाज़ के बारे में पढ़ा था। लेकिन कार्ल मार्क्स ने कभी भी अपने इन आइडियाज़ को लिटरेचर से रिलेट नहीं किया। ये वो पहले बंदे हैं, जियोर्गी लुकाक्स, जिन्होंने फर्स्ट टाइम मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को लिटरेचर के अंदर लेकर आए। और ये कैसे हुआ वो भी समझते हैं। एक्चुअली में हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे जैसे मटेरियल कंडीशंस बदल रही थी वैसे वैसे सोसाइटी भी बदल रही थी। याद आया? चेंज इन मटेरियल कंडीशंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन सोसाइटी। तो इस बंदे ने ध्यान दिया कि सोसाइटी तो बदल रही है लेकिन लिटरेचर भी तो बदल रहा है। अब ये कैसे इसने पाया? जब प्रिमिटिव सोसाइटी थी तो उस टाइम पे मोस्टली ओरल मिथ, फोक सॉन्ग्स ये लिखे जा रहे थे, जो कि नेचर के आजू बाजू ही लिखे जा रहे थे। ठीक है। जब स्लेव सोसाइटी आ गई तो उस टाइम पे ग्रेट ट्रेजेडीज जैसे सोफोकल्स की हुई या फिर एजाइलस की हुई, तो उन्होंने ट्रेजेडीज लिखनी स्टार्ट कर दी। और उसमें क्या दिखाते थे? मेनली कि फेथ के बारे में, कि ये आपकी किस्मत, आप अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। तो बेसिकली स्लेव सोसाइटी के आइडियाज़ लिटरेचर में देखने को मिलते थे। अब जब फ्यूडलिज्म आया तो लिटरेचर में भी शिफ्ट हुआ। अब लिटरेचर में क्या पढ़ाने लग गए? एपिक एंड रोमांसेस आ गए, जिसमें कि किंग को सेलिब्रेट करते हैं, रिलीजन को सेलिब्रेट करते हैं, जो डिवाइन ऑर्डर है, जो हायरार्की बनी हुई है उसको सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। अब जब कैपिटलिज्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उसके साथ जो लिटरेचर में भी उसमें भी चेंज आ गया। क्या चेंज आया? अब जो लिटरेचर का जो फोकस है वो चला गया कहाँ पे? जो मिडिल क्लास है, जो वर्किंग क्लास है। और हमें लिटरेचर के अंदर रियलिज्म देखने को मिला। हमें काफ़ी चीज़ें वो देखने को मिली जो कि एक्चुअल में सोसाइटी में हो रही थी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जियोर्गी लुकाक्स ने ये डिसाइड किया कि लुकाक्स ने ये पाया कि जैसे जैसे सोसाइटी बदल रही है वैसे वैसे लिटरेचर भी बदल रहा है। और इसी के साथ ये वो पहले बंदे बन जाते हैं, पहले मार्क्सिस्ट बन जाते हैं जिसने मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को लिटरेचर के साथ लिंक किया। कह सकते हैं कि जो मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी की जो फाउंडेशन तैयार करी वो करी जियोर्गी लुकाक्स ने। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा इतना सारा, तो इसको अब इरेज कर देते हैं। ठीक है। तो अब आते हैं जियोर्गी लुकाक्स पे। ये कौन थे, क्या थे, अब वो समझते हैं। तो इनको मैं बोलता हूँ हंगरी मार्क्सिस्ट। हंगरी इसलिए नहीं बोलता कि ये कोई भूखे थे, एक्चुअली में ये बिलोंग करते थे हंगेरी कंट्री से। हंगरी पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वहाँ से बिलोंग करते थे। अब इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था सोशल टोटलिटी का। अब ये सोशल टोटलिटी क्या है? इसको मैं बोलता हूँ अपने शब्दों में सोशल टोटल रियलिटी। अब ये क्या, ये समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो जियोर्गी लुकाक्स का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो ये सोसाइटी है ना, ये एक होल सिस्टम है और इसके अंदर आने वाले सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब क्या हुआ? हम इकोनॉमी को अलग देखते हैं, कल्चर को अलग देखते हैं, पॉलिटिक्स को अलग देखते हैं, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। अब यही बात इन्होंने बताई अपनी सोशल टोटलिटी से। तो इसके एक सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनेगी सोशल टोटलिटी की? इनसाइड द सोसाइटी इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, culture and everything are interconnected. And why they are interconnected?
टू शेप ए इंडिविजुअल्स लाइफ। आया समझ में? आया? ओके। अब इंडिविजुअल लाइफ के बारे में बात करते हैं। तो इनका कहना ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन की जो लाइफ होती है वो इन सब चीज़ों की वजह से इफ़ेक्ट होती है। अब 2022 में कपिल शर्मा की एक मूवी आई थी, जी गाटो। आप जब इस फिल्म को देखोगे तो ये पाओगे कि एक डिलीवरी बॉय है अपने कपिल शर्मा, उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, ढेर सारा स्ट्रगल। बच्चों को पढ़ाना है, काम भी कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, मतलब दुखों का पार टूटा हुआ बंदे पर। तो जॉर्ज भैया क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि उसके दुखों को मत देखो, उसके दुखों के कारण को देखो। ठीक है, एजुकेशन अच्छा नहीं हुआ तो इस वजह से वो इस लाइन में आना पड़ा उनको। अनएम्प्लॉयमेंट के डर की वजह से वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई है, फैमिली का खर्चा है, तो जॉब अपनी छोड़ भी नहीं सकते। इसी वजह से वो ओवरवर्क भी कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर पाए। तो आप देखोगे उसकी लाइफ पूरी की पूरी शेप की हुई है सोसाइटी के इन डिफरेंट एंटिटीज़ ने। यहाँ पे पॉलिटिक्स भी आ गया, यहाँ पे फैमिली भी आ गई, यहाँ पे एजुकेशन भी आ गया, यहाँ पे इकोनॉमी भी आ गई। तो ये एग्जांपल से मैंने समझाया कि सोशल टोटलिटी होती क्या है। और ये ट्रू लिटरेचर भी उसको ही मानते हैं जो कि एक इंडिविजुअल की लाइफ नहीं बल्कि उस इंडिविजुअल की लाइफ के थ्रू एक पूरी सोसाइटी को दिखाए। पर अब सवाल ये आ सकता है कि मान लो कोई लिटरेचर है जो कि पूरी सोसाइटी को नहीं दिखाते, तो उसका क्या? तो उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। इसमें अपने और मेरे फेवरेट फ्रांज काफ्का, जी हाँ, उनके वर्क्स को भी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि वो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर डिपेंड हो जाते हैं। तो ये था इनका। अब ये आइडिया इनके माइंड में आया कैसे कि लिटरेचर के अंदर बस एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को दिखाना चाहिए। एक्चुअली में ये एरिस्टोटल को बड़ा पढ़ते थे, तो उनकी एक टर्म है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, मिमेसिस का मतलब होता है कि आर्ट एक इंडिविजुअल पर्सन को नहीं दिखाता, वो एक पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। ये से इनके माइंड में ये सब आइडिया और बाद में जाकर इन्होंने अपना ये सोशल टोटलिटी वाला कॉन्सेप्ट तैयार किया। और इन्होंने अपने कैरेक्टर्स को एक नाम भी दिया। वो कैरेक्टर्स जो कि पूरी सोशल रियलिटी को दिखाते हैं उनको इन्होंने नाम दिया टिपिकल कैरेक्टर्स। अच्छा, ठीक है। अब ये तो मैंने मूवी का एग्जाम्पल दिया था, पर लिटरेचर के अंदर जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो वहाँ पे आपको लिटरेरी एग्जाम्पल ही देने होंगे। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो वहाँ पे आप लियो टोल्स्टॉय और बाल्जैक इनके एग्जाम्पल दे सकते हो। इवन साइड में फ़ोटोज़ भी आ चुकी होगी। तो ये है लियो टोल्स्टॉय। उनके जो वर्क्स के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको ये टिपिकल कैरेक्टर्स मानते हैं, और साथ ही साथ उनके वर्क्स में सोशल टोटलिटी देखने को मिलती है। और ये बाल्जैक, ऑनर द बाल्जैक। इंटरनेट पे कई सारे फ़ोटोज़ ढूंढे बट सभी में इनका यही पूछता है। तो जॉर्ज भैया आए और अपना काम करके चले गए। बट उससे हुआ ये कि मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी को अपनी फाउंडेशन मिल गई। अब सभी लोगों ने किताबों के अंदर मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और मान लो अगर आपके टीचर भी आपको असाइनमेंट के रूप में ये कहे कि ये एक टेक्स्ट है या फिर बुक है और इस पर मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी अप्लाई करो, तो आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। अब चलो उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है 4 चीज़ें, मेनली 4 चीज़ें जो हमें देखनी है। उन 4 चीज़ों के थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट, किसी भी बुक, किसी भी लिटरेरी पीस पर मार्क्सिस्ट लिटरेरी थ्योरी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जान लेते हो 4 चीज़ें क्या है। अब जब हमने लास्ट वीडियो में मार्क्सिज्म पढ़ा था तो उसके अंदर एक चीज़ का जिक्र बार बार हुआ था, वो क्या है? क्लास। तो ये है पहली चीज़ जो कि हमें किसी भी टेक्स्ट के अंदर देखनी होती है। हमें देखना होता है कि कौन ओप्रेस कर रहा है और कौन ओप्रेस हो रहा है, और जो टेक्स्ट है वो किसकी साइड है, ओप्रेस करने वाले की साइड है या फिर ओप्रेस होने वाले की साइड है।
अब इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो 90s की कोई भी टिपिकल सन्नी देओल मूवी, ओए यह मजदूर क्या खातिया। अब उनकी फिल्मों में आप देखोगे कि हर फिल्म में यही है, एक अमीर क्लास है जो गरीबों पर अत्याचार करती है, और सन्नी पाजी अपनी उसी क्लास से होते हैं जो कि ओप्रेस हो रही होती है, और फिर ये उनसे फाइट करते हैं, बाद में लास्ट में जाकर ये जीत जाते हैं। और ये सिर्फ इन्हीं का नहीं है, इवन अमिताभ बच्चन की फिल्में हैं, उनकी फिल्मों में भी तो यही है ना। अगर लिटरेरी एग्जाम्पल की बात करें तो वो आप अपने आप ढूंढ लेना, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे। आपको जो पसंद आए, जो आपको लगे कि हाँ मैं ये लिखना चाहता हूँ, वो लिखना बिंदास। दूसरी चीज़ आती है इकोनॉमी। ये कोई नई चीज़ें नहीं, ये वही चीज़ें जो कि मार्क्सिज्म के अंदर हमने पढ़ी थी। तो अब आ गया इकोनॉमी। सबसे पहले तो उस टेक्स्ट के अंदर कौन सी इकोनॉमी है, क्या वो फ्यूडल इकोनॉमी है, क्या वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, क्या वो सोशलिज्म इकोनॉमी है, कौन सी इकोनॉमी है। अब इकोनॉमी के बाद आता है मनी, पैसों का रोल। उस टेक्स्ट के अंदर जो भी कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, पैसों का उसमें कितना रोल है। अब बॉलीवुड की तमाम फिल्में, मतलब आपके माइंड में एग्जाम्पल भी आ गए होंगे, अगर नहीं आए तो आ जाएंगे, कोई चिंता नहीं है। सारी की सारी प्रॉब्लम पैसों की वजह से। अब ना गरीब हीरो, एक अमीर हीरोइन, शादी करनी है लेकिन पैसों की तंगी। तो टिपिकल अपना वही 90s की बॉलीवुड मूवीज़, सेम स्टोरी, कुछ डिफरेंट नहीं है। अपना एग्जाम्पल यहाँ पे दे मारना। अब तीसरी चीज़ आती है, ये होती है आइडियोलॉजी। अब आइडियोलॉजी पर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में काफ़ी खूबसूरत टॉपिक है। इसके ऊपर हम कभी फ्यूचर में एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। तो अभी के लिए समझ लो कि टेक्स्ट में किसकी आइडियोलॉजी को फेवर किया जा रहा है। क्या वो टेक्स्ट हाई क्लास की आइडियोलॉजीज़ को फेवर कर रही है, या फिर वो लो क्लास की आइडियोलॉजीज़ को फेवर कर रही है। हमें बस ये देखना है। इसका एक एग्जांपल, लिटरेरी एग्जांपल जो आप देना चाहो तो एनिमल फार्म, माय फेवरेट नोवेला। उसके अंदर आपने एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर। तो आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। अब आते हैं लास्ट एंड फोर्थ पर, जो है हिस्ट्री एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। अब जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो उसको किन हिस्टोरिकल स्ट्रगल्स, कन्फ्लिक्ट्स, रेवोल्यूशन ने शेप किया, आपको वही देखना है। और हिस्ट्री का पता कैसे चलेगा आपको, जब आपको ये पता चलेगा कि ये टेक्स्ट कब लिखा गया है और किन हालातों में लिखा गया है। तो इसके साथ ही आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि ये टेक्स्ट कब लिखा गया था, किसने लिखा, क्यों लिखा, किन हालातों में लिखा। तो ये बेसिकली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के इर्द गिर्द बातें करता है। ठीक है, आ गया होगा। ठीक है, ये अपना हो गया। और आप भी थक गए होगे तो पानी वानी पी लो। 10-15 मिनट रील वगैरह चलानी है वो चला लो, उसके बाद वापस इस वीडियो पे आओ, क्योंकि अब हम एक इम्पोर्टेंट बंदे के बारे में पढ़ने वाले हैं। बड़ा सही बंदा है। तक मैं ये रफ कर देता हूँ, आराम से आना। एंटोनियो ग्रामची। अब ये एंटोनियो नाम के जितने भी लोग होते हैं ये सारे इटली से होते हैं। इवन अपनी सोनिया गांधी इटली से है। असली नाम क्या है? एंटोनियो मैरो। अब जो इसलिए बताया कि आपको ये याद रहे कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो याद करो जो जॉर्जी भैया थे वो कहाँ से थे? वो थे हंगरी से। ये कहाँ से है? ये है इटली से। तो ये है इटालियन मार्क्सिस्ट। अब इनके ऊपर बात करते हैं कि एक दुख भरी कहानी है, पहले वो सुन लेते हैं। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ एंटोनियो। तो ये क्या करते हैं? ये मार्क्स को पढ़ते हैं। उनको पढ़ने के बाद ये उनके फ़ैन बन जाते हैं। बाद में ये उन्हीं की बातें अपने दोस्तों में शेयर करने लगते हैं और धीरे धीरे ये क्या कर देते हैं, ये इटली के अंदर इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी भी बना देते हैं। बाद में इनको गिरफ्तार किया जाता है। उस टाइम पे जो मुसोलिनी जो डिक्टेटर रहे हैं इटली के अंदर, वो उस टाइम पे पावर में थे।
तो मुसोलिनी की फासिस्ट रेजिमी थी, उन्होंने इनको दर दबोचा, इनके ऊपर ट्रायल चला और इनके बारे में एक उस टाइम की पॉपुलर स्टेटमेंट है जो कई बार पूछ ली जाती है, वी मस्ट स्टॉप दिस ब्रेन वर्किंग फॉर 20 ईयर्स। मतलब इस आदमी का दिमाग इतना ज़्यादा खतरनाक है कि हमें इसको 20 साल के लिए चलने से बंद कर देना चाहिए। मतलब क्या हुआ, इनको 20 साल की सज़ा हुई, जेल में डाल दिया, लेकिन 7 साल के अंदर इनकी जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि इनको जेल से निकाला गया, इनको कंडीशनल फ्रीडम मिली। लेकिन उसके कुछ साल बाद ये चल गुज़रे। लेकिन जो 7 साल इन्होंने जेल के अंदर बिताए, ऐसा नहीं था इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस इन्होंने किताबें लिखी, बहुत सारी किताबें लिखी, ढेर सारी नोटबुक्स भर दी। तो ढेर सारी नोटबुक्स भर दी, ठीक है, और जेल के अंदर लिखी थी तो प्रिजन नोटबुक्स। तो ये काफ़ी फेमस हुई। इनके मरने के बाद इनके एक दोस्त रहे होंगे, उन्होंने इनको पब्लिश किया और ये आज की तारीख में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इन्होंने जेल में लिखे थे। अब इनके अंदर वो क्या बात करते हैं, अब उसके ऊपर गौर फरमाते हैं। तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि जैसा कि मार्क्स ने बोला था कि रेवोल्यूशन होगा, उसके बाद जो हाई क्लास पावर में उसको वर्किंग क्लास आकर उसको उठाकर फेंक देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और वो सोचने लगे कि आखिर क्यों नहीं हुआ। इसके बस 2 ही कारण हो सकते थे। पहला कारण ये कि रेवोल्यूशन होने से पहले उसको फोर्स द्वारा दबा दिया गया हो, और दूसरा कारण जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस था कि लोगों ने अपना कंसेंट दे दिया हो। समझो, आप स्वयं ओप्रेसर को परमिशन दे रहे हो आपको ओप्रेस करने की, डैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। और इसी चीज़ को समझाने के लिए इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो था हेजेमनी। याद करो जॉर्जी भैया ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था, सोशल टोटलिटी। इन्होंने क्या दिया, हेजेमनी। अब जहाँ पे मनी आ जाए वहाँ पे कंट्रोल है। तो इतना तो याद रहेगा कि ये टर्म समाओ कंट्रोल से रिलेटेड है। अब कैसे है, कंट्रोल बाय कॉन्सेंट। यहाँ पे आप अपना कॉन्सेंट दे देते हो, लेकिन आप कॉन्सेंट दे ही क्यों रहे हो, कोई तो है जो कि रूलिंग क्लास की मदद कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सिविल सोसाइटीज़ का। सिविल सोसाइटी ये वो इंस्टीट्यूशंस होती है जो कि आपको ट्रेन करती है, आपको बचपन से ट्रेन करना स्टार्ट कर देती है कि आपको ओबे करना है, जो भी पावर में है, जो भी हायरार्की में है, जो भी अथॉरिटी में है, आपको उसको ओबे करना है। और इसके अंदर आते हैं इंस्टीट्यूशंस जैसे कि रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली, मीडिया, ये सब इसके अंदर आती है, जो कि आपको आप पर बाय फोर्स रूल नहीं कर रही है बल्कि बाय कॉन्सेंट रूल कर रही है। अब जब इसका लिटरेरी एग्जाम्पल देना हो तो एनिमल फार्म, फिर से उसके अंदर एक कैरेक्टर है बॉक्सर, वो हमेशा 2 ही चीज़ें बोलता है, नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट एंड आई विल वर्क हार्डर। तो जो ये स्टेटमेंट है नेपोलियन इज़ ऑलवेज राइट, दिस इज़ अ हेजेमनी, दिस इज़ एन आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। और जो दूसरी स्टेटमेंट आई विल वर्क हार्डर, दिस इज़ अ कैपिटलिस्ट हेजेमनी। ठीक है। और वैसा अपना डेली लाइफ से एग्जांपल जो उठाए तो इंडिया के अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं वाइट स्किन से, फेयरनेस से। अब ये किस वजह से है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया था, पर अब तो वो यहाँ पे है नहीं। बट अभी भी हमारा जो अट्रैक्शन है, जो ऑब्सेशन है टुवर्ड्स द फेयर स्किन, वो अभी भी उतना ही जितना पहले था। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक कॉलोनियल हेजेमनी है। हमने अपना कॉन्सेंट उनको दे दिया है कि जैसे में कोई ब्रिटिशर या फिर कोई भी फॉरेनर नजर आएगा, उसके पास जाएंगे, उससे बातें करेंगे कि हमें इतनी सी अटेंशन दे दे, क्योंकि हमारा ऑब्सेशन है भाई फेयर स्किन से। और अब इसी चीज़ को एक कदम एक्स्ट्रा और ले जाते हैं, कोरियन ग्लास स्किन। इंडिया के अंदर ये जो ऑब्सेशन है कोरियन ग्लास स्किन का दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब यहाँ पे तो कोरियंस ने हम पे कभी रूल भी नहीं किया, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपना कंसेंट दे रहे हैं
कैसे दे रहे हैं, किसके थ्रू दे रहे हैं? सिविल सोसाइटीज़ हेल्प कर रही है। सिविल सोसाइटीज़ के अंदर अभी मैंने जैसे बताया था मीडिया, तो मीडिया में क्या आता है? के ड्रामा, के पॉप कल्चर, BTS, ये सब चीज़ें मिलकर क्या कर रही है? ये सब आपके दिमाग में जगह बना रही है और आप अपना कॉन्सेंट दे रहे हो कि मुझे इन जैसा दिखना है, इनके जैसे बिहेव करना है, इनके जैसी मैनर्स मुझे सीखनी है, इवन इनके जैसी भाषा भी मुझे आनी चाहिए। देख रहे हो ये आखिर हो क्यों रहा है? दिस इज़ हेजेमनी, जहाँ पे आप अपनी मर्जी से उनके गुलाम बनना चाहते हो। ये समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया, समझो इस चीज़ को। कभी इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। खुद इतना गोरा है तो इसलिए ये बातें बोल रहा है। तो ये समझ में आ गया हेजेमनी क्या होता है? कंट्रोल बाय कंसेंट, ठीक है। और हेजेमनी को स्प्रेड करने के लिए सिविल सोसाइटीज़ का यूज़ करते हैं रूलिंग क्लास, ठीक है। अब एक तरफ होती है सिविल सोसाइटी और एक तरफ होती है अपनी पॉलिटिकल सोसाइटी। अब ये तो बड़ा आसान है। सिविल सोसाइटी जो कंसेंट के थ्रू आप पर रूल करती है, पॉलिटिकल सोसाइटी जो कि फोर्स के थ्रू ही आप पर रूल करती है। इसमें पुलिस, लॉ, स्टेट, ये सब चीज़ें आ जाती है। एक चीज़ और रह गई। अब जब मैंने ये बात करी कि लोग काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं फेयर स्किन के पीछे, तो आप बोलोगे नहीं सारे तो ऐसे नहीं होते, कुछ तो अच्छे होते हैं, कुछ को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो वाइट है वो ब्लैक है। हाँ, तो उसका भी इन्होंने एक टर्म दी हुई है स्पेसिफिक। हाँ, सब एक जैसे नहीं होते, और जो ये सब एक जैसे नहीं होते इनको एक कैटेगरी में इन्होंने रखा हुआ है जिसको उन्होंने नाम दिया है ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स ये वो लोग होते हैं जो कि हेजेमनी के अगेंस्ट में लड़ते हैं, जो कि काउंटर हेजेमनी क्रिएट करते हैं, ये वो लोग। अब एक दूसरे टाइप के और इंटेलेक्चुअल्स की बातें करते हैं। सिंपल है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स क्या करते हैं? हेजेमनी के अगेंस्ट में लड़ते हैं। तो जो दूसरे टाइप के लोग होंगे वो क्या करेंगे? वो हेजेमनी को फैलाएंगे कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली। उनको इन्होंने नाम दिया है, कहाँ लिखूँ, ये पे लिख देता हूँ, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स। तो इनका था ये पूरा कॉन्सेप्ट। आई होप के समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो अब एक आखिरी और तीसरे बंदे की बात कर लेते हैं। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जैसे मैंने यहाँ से रफ किया आपके दिमाग से भी फुर्र हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी यहाँ पे जो चीज़ें हमने समझी है, जो चीज़ें पढ़ी है, अब उसका यूज़ अगले बंदे के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं उसके साथ हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो नाम लिख लो। इनका नाम है लुइस अल्थुजर। आथुजर। तो अब फिर से याद करो, अपने जियोलॉजी भैया कहाँ से थे? वो थे हंगरी से। फिर आए अपने एंटोनियो ग्राम्ची, वो थे इटली से। अब ये बंदे हैं फ्रांस से। फ्रांस, तो ये क्या हुए? फ्रेंच मार्क्सिस्ट। अब इनके बारे में बात करते हैं। अब ये बंदा लुइस अल्थुजर कार्ल मार्क्स को अपना भगवान मानता था, और उस टाइम पे मार्क्स के अगेंस्ट में ढेर सारा क्रिटिसिज्म भी आ रहा था। क्रिटिसिज्म किस वजह से आ रहा था? क्योंकि मार्क्स हमेशा इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमी पे इकोनॉमी, इकोनॉमी पे इकोनॉमी, इकोनॉमी पे इकोनॉमी, बस इकोनॉमी। जिस वजह से लोग कहने लगे कि ये तो भाई बस इकोनॉमी के बारे में बात करता और किसी चीज़ पर ध्यान ही नहीं देता। इस वजह से जो मार्क्सिस्ट आइडियाज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट हो गया। अब मार्क्स को क्रिटिसिज्म मिलना स्टार्ट हुआ तो ये सामने आई उनको डिफेंड करने के लिए। और इन्होंने कैसे डिफेंड किया? इन्होंने, अगर आप WWE देखते हो तो एक मीम है, आई डिड इट फॉर द रॉक। मीम का सारा मैं इसलिए ले रहा हूँ। तो लुइस अल्थुजर ने भी ठीक वैसा किया। ही डिड इट फॉर मार्क्स, और यही इनके वर्क का नाम भी है, फॉर मार्क्स। और इनके अंदर इन्होंने बताया कि मार्क्स गलत नहीं है, लेकिन वो अधूरे हैं। उन्होंने बोल दिया इकोनॉमी से पूरी सोसाइटी क्रिएट होती है। इन्होंने बस उसमें एक्स्ट्रा क्या डाला?
इससे कार्ल मार्क्स को ये डिफेंड कर सके। तो इन्होंने बोला कि हाँ भैया, इकोनॉमी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी सोसाइटी क्रिएट करती है, लेकिन केवल और केवल इकोनॉमी नहीं, लेकिन इकोनॉमी के अलावा एक चीज़ और भी है जो कि है स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर आ जाते हैं आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स और दूसरे इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। अब ये स्ट्रक्चर्स के आगे एक दूसरी लिटरेरी थ्योरी है स्ट्रक्चरलिज्म। जब हम उसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी के लिए इतना समझ लो कि स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। हाँ, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है, सोसाइटी के वो स्ट्रक्चर्स, भले वो आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स हो, भले वो इंस्टीट्यूशनल हो और भले वो लैंग्वेज स्ट्रक्चर्स हो, ये सब चीज़ें मिलकर क्या प्रोड्यूस करती है? ये प्रोड्यूस करती है सब्जेक्ट्स। ये वो सब्जेक्ट्स नहीं है जो कि आपने स्कूल में पढ़े हैं, इन पे भी आएंगे, बात करेंगे, पर अभी इतना समझ में आया कि इन्होंने कैसे मार्क्स को डिफेंड किया, ये बता कर कि वो गलत नहीं है, बस थोड़ी सी कमी है। वो कमी क्या थी? स्ट्रक्चर्स की, जो कि इन्होंने एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अभी इन स्ट्रक्चर्स पर भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये स्ट्रक्चर्स होते क्या है। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं लैंग्वेज स्ट्रक्चर का। तो मान लो मैंने आपको अपशब्द बोल दिया, अब आपने भी रिप्लाई में मुझे अपशब्द बोल दिया, तो हमारा जो ये अपशब्दों का आदान प्रदान चलता रहेगा। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने आपको कुछ बोला, आपको वो चीज़ समझ में आ गई कि ये तो मुझे ये बोल रहा है। अब मान लो वही चीज़ मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ, चाम चौन चिन चाओ चिन चिन चाओ, अब आपको कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोल दिया, पर मैंने तो आपको चाइनीज़ में गाली दे दी। एग्जाम्पल है, सुनो। तो लैंग्वेज क्या करती है? आप कैसे सोचोगे वो शेप करने में लैंग्वेज हेल्प करती है। अब ऐसे ही स्कूल, मीडिया, फैमिली, वो आपको ओबीडियंट बनाने में हेल्प करते हैं, जो कि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के अंदर आते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो कि आपको एज अ सब्जेक्ट स्ट्रक्चर करते हैं, वो सब चीज़ें स्ट्रक्चर्स का पार्ट है। हाँ, हो सकता है कि अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो। अगर आ रही है तो क्या ही बात, अगर नहीं आ रही तो जब हम स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे, तो अगर मान लो बाय चांस नहीं भी आ रही है, तो जब हम आगे जाकर स्ट्रक्चरलिज्म पढ़ेंगे तो उसके बाद ये चीज़ें बड़ी आसान हो जाएगी, फिर तो आपको आराम से ऐसे समझ में आ जाएगी। अभी के लिए इतना समझ लो कि स्ट्रक्चर्स लोगों को एज अ सब्जेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। वो कैसा सोचेंगे, वो कैसा बोलेंगे, वो कैसा दुनिया को देखेंगे, वो सारी चीज़ें ये स्ट्रक्चर्स वो डिसाइड करेंगे, और इससे से पूरी सोसाइटी क्रिएट होगी। तो ये बात इन्होंने बोल दी। अब इनके 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पढ़ लेते हैं। और ये इसी वजह से इम्पोर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले जितने भी मार्क्सिस्ट आए उन्होंने वो काम नहीं किया जो कि इन्होंने कर दिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 2 थ्योरीज को आपस में मिला दिया। इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को भी आपस में मिला दिया और मार्क्सिज्म को भी आपस में मिला दिया। तो जिस वजह से ये क्या बन जाते हैं, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट। अब इनके 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं, चलो उनको भी गो थ्रू कर लेते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटसेस। ये क्या डरावनी चीज़ लिख दी मैंने। तो बेसिकली अब याद करो, जब मैंने ग्रामची को पढ़ाया था तो उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि हम अपना कंसेंट खुद दे देते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो सिविल सोसाइटीज़ है वो हमारे माइंड को ऐसे शेप करती है कि हम अपना कंसेंट अपने आप ही दे देते हैं। ये क्या है? ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो कि हम पर फोर्स के थ्रू नहीं, बल्कि हम पर आइडियोलॉजीज के थ्रू रूल करती है। बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है जो एंटोनियो ग्रामची ने सिविल सोसाइटी के थ्रू समझाया था। इन्होंने बस सेम ही चीज़ बताई है इन्होंने भी, बट अपना एक डिफरेंट नाम दे दिया। ये ऐसा ही है, बंदा एक पर नाम दो।
तो सिविल सोसाइटी इक्वल टू आइडियोलॉजिकल स्टेट अपरेटसेस, ये वो इंस्टीट्यूशंस है जो कि आइडियोलॉजी के थ्रू आप पर रूल करती हैं। अब उसमें तो मैंने सिविल सोसाइटी बताया था, ये दूसरा मैंने बताया था, याद करो याद करो याद करो, पॉलिटिकल सोसाइटी, जो कि आप पर फोर्स के थ्रू रूल करती है। तो जैसे इन्होंने ये नाम दिया वैसे इन्होंने उस पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए भी ये नाम दे दिया, जिसको बोला रिप्रेसिव स्टेट अपरेटसेस, जो कि आप पर फोर्स के थ्रू रूल करती हैं। अब आप बोलोगे कि फिर तो इसने नई चीज़ क्या बताई, सेम ही चीज़ बता दी, सिर्फ इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को मार्क्सिज्म के साथ मिला दिया। इसमें क्या बड़ी बात थी, मार्क्सिज्म के साथ मिला दिया, और क्या किया इन्होंने। अब समझो इनका सबसे इम्पोर्टेंट और इनका ओरिजिनल कॉन्सेप्ट। अब जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है इंटरपेलेशन। अब समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो हेजेमनी में तो हम अपना कॉन्सेंट दे देते हैं, बट इंटरपेलेशन ये क्या करता है, ये करता है भाई आइडियोलॉजी हेल्स यू। हेल्स मतलब क्या होता है, कॉल, आइडियोलॉजी कॉल्स यू। सो व्हाट इज दिस इंटरपेलेशन, वेन एवर आइडियोलॉजी हेल्स यू या फिर आइडियोलॉजी कॉल्स यू, you become a subject, you become a subject. That is the definition of interpellation. सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो आप रोड पर से जा रहे हो, एक पुलिस वाला आया, दूर से आपको आवाज़ दी, ओए ए सफ़ेद कपड़ा। तो जैसे ही उसने आपको आवाज़ दी, आप तुरंत वहाँ पे रुके और आपने सोचना स्टार्ट कर दिया कि आखिर मैंने क्या गलत कर दिया, क्या गलती होगी मेरे से। तुम सोचने के बाद नहीं रुकोगे, रुकने के बाद सोचोगे। अब आप ऐसा कर ही क्यों रहे हो, आप रुके ही क्यों, क्योंकि बचपन से ही आपको जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, उसको ओबे करना सिखाया है। डैट इज़ द इंटरपेलेशन। जैसे ही आइडियोलॉजी क्या, कि जिसके पास पावर है, जिसके पास अथॉरिटी है, हमें उनको ओबे करना है, कोई सवाल नहीं करना है, सिर्फ ओबे करना है, ठीक है। तो जैसे ही आइडियोलॉजी, कौन सी आइडियोलॉजी, यही वाली कि जिनके पास अथॉरिटी है, हमें उनको ओबे करना है, उसने आपको हेल किया, आप तुरंत सब्जेक्ट बन गए। आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, आपने बस देखा कि ये मुझे बुला रहा है तो मैं इसको ओबे करूँगा। डैट इज़ इंटरपेलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने शुरुआत में आपसे एक क्वेश्चन किया था कि आप मंगलवार को नाखून क्यों नहीं काट सकते। अब मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे आप नाखून काटने वाले थे, उसी टाइम पे किसी ने आपको बताया, मम्मी ने बता दिया या फिर फैमिली में किसी ने बता दिया, आज तो मंगलवार है। अब जैसे आपके दिमाग में ये चीज़ आई कि आज तो मंगलवार है, उसी टाइम पे क्या हुआ, आइडियोलॉजी, यहाँ पे कौन सी आइडियोलॉजी है, रिलीजियस आइडियोलॉजी, उसने आपको हेल किया और आप क्या बन गए, आप बन गए रिलीजियस सब्जेक्ट। तो जिस वजह से आप अपने अब नाखून नहीं काटोगे। और मान के चलो घर पे कोई नहीं है और आज मंगलवार है और आप नाखून काटना चाहते हो, तो आप नोटिस करना, आप कुछ फील करोगे, कुछ प्रेशर फील करोगे। अब ये मत सोचना कि हनुमान जी आप पर प्रेशर बना रहे हैं, ये एक्चुअली में इंटरप्लेशन है कि आपको इस तरह से ट्रेन किया गया है, बार बार रिपीट करने से एक चीज़ आपके दिमाग में इस तरह से वो फिट हो चुकी है कि अगर आप चाहोगे तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ेगी वो छोटी सी चीज़ करने के लिए। यही है इंटरपेलेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन बजा, आपने तुरंत फ़ोन देखा तो आपने तुरंत अपना फ़ोन चेक किया। अब आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप नोटिफिकेशन बाद में भी तो देख सकते थे। ये भी इंटरपेलेशन है। ये है सोशल इंटरपेलेशन कि अब यहाँ पे आप बन चुके हो सोशल सब्जेक्ट। बाय प्रैक्टिस आपके दिमाग में ये चीज़ इस तरह से फिट हो चुकी है कि जैसे नोटिफिकेशन आएगा मुझे फ़ोन देखना होगा। ना कहीं आपके माइंड में
पीछे से आवाज़ आ रही होगी कि देख ले कभी उसका मैसेज ना आ गया हो। तो ये इंटरपेलेशन है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे ही आइडियोलॉजी आपको हेल करेगी, वेन एवर आइडियोलॉजी हेल्स यू, यू बिकम अ सब्जेक्ट, दैट सिंपल। तो ये इनका ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। अगर आपको इस वीडियो का 50% भी समझ में आया है तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर चुके हो। ठीक है, अब एक बार जल्दी से समराइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सबसे पहले जॉर्जी लुकाक्स के बारे में, जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियाज़ को वो लिटरेचर के अंदर लेकर आए। ठीक है, उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया सोशल टोटलिटी वाला। उसके बाद हमने देखा कि किसी भी टेक्स्ट की मार्क्सिस्ट सर्जरी करने के लिए हमें मेनली 4 चीज़ों पर फोकस करना होता है: क्लास, इकोनॉमी, आइडियोलॉजी एंड हिस्ट्री एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद हम आ गए अपने इम्पोर्टेंट बंदे पर, एंटोनियो ग्रामची, और उनका जो कॉन्सेप्ट्स हेजेमनी वो हमारा हो चुका है। हमने सिविल सोसाइटी पढ़ लिया, पॉलिटिकल सोसाइटी पढ़ लिया, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स पढ़ लिए, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स पढ़ लिए। उसके बाद हम आ गए किस पे? अल्थुज़र पे, जिनके हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं: आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, रिप्रेसिव स्टेट एपरेटस, इंटरपेलेशन। इसी के साथ हमारी ये क्लास फिनिश होती है।